नमस्कार दोस्तों। कल मैंने अपना पहला वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट किया और मैं सोच रहा था शायद 2-4 लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, बट मैंने कोई ज़्यादा उसके लिए इधर-उधर फॉरवर्ड भी नहीं किया लोगों को, कुछ नहीं। लेकिन काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया यूट्यूब से, सो दैट इंस्पायर्ड मी फर्दर। तो मुझे लगा कि कल वीडियो में कमी रह गई थी। मैंने हालांकि बात की कि कैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, या कौन लोग फेवर में हो सकते हैं, कौन लोग फेवर में नहीं हो सकते हैं, या इसमें पोटेंशियल कितना है, आगे कैसे ये ट्रैक्शन ले सकती है चीज़, या कैसे इसकी डायरेक्शन आगे कैसे होगी। लेकिन मैंने कंटेंट पे कि बिल में क्या है जिसके फेवर में या जिसके अगेंस्ट लोग हैं, उस पर कोई बात नहीं की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इस टॉपिक पे बात करूं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेट अस कम टू द पॉइंट। तो बेसिकली एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2020 हैज़ 3 डायमेंशंस टू इट। और बेसिकली 3 बिल हैं, ये एक बिल नहीं है, 3 बिल हैं। तो 3 बिल क्या हैं? 3 बिल हैं। फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये बिल बात करता है कि एग्रीकल्चर जो खेत में पैदा होता है वो कैसे बेचा जा सकता है। अब तक का जो ट्रेडिशन रहा है वो है कि जो बिचौलिए होते हैं वो किसानों से ख़रीदते हैं, या किसान खुद मंडी में लेके जाते हैं, मंडी में बिचौलिए होते हैं और वो मंडी में किसानों से ख़रीदते हैं, और वो बाकी जो सप्लाई चेन है उसमें उस सारी चीज़ों को आगे बेचते हैं वो। इसमें फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वहाँ से परचेज करता है एसेंशियल कमोडिटी। तो ये जो है पहला बिल, ये करता है कि ओपनिंग अप ऑफ दिस मार्केटेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा कि इसे एकदम ओपन करना चाहते हैं कि मंडी वाला सिस्टम तो जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन जो है इंटरनेट, और जैसे बहुत सारी इंटरनेट पर वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, कुछ हैं, तो वो डायरेक्ट किसान को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगी कंज्यूमर से, या सेलेक्टेड सेट ऑफ कंज्यूमर से, कारपोरेट हाउस से, किसी बिजनेस से, कि वो डायरेक्ट किसानों से खरीद सकते हैं कहीं से कहीं तक। लाइक बॉम्बे का कोई बिजनेसमैन बिहार से खरीद सकता है, पंजाब का कोई बिजनेसमैन बंगाल से खरीद सकता है, या कुछ भी इस तरह का। तो पहला तो है फ्रीइंग अप, लाइक ओपनिंग अप। और दूसरा बिल है इसमें एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये क्या है? ये जो बिल है ये कोशिश कर रहा है एक फ्रेमवर्क देने की, लाइक एक ढांचागत डॉक्यूमेंट देने की, कि किस तरह से एक बिजनेस हाउस बड़ा, जैसे रिलायंस या कुछ और, वो किसानों के साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हमें इतना प्रोड्यूस चाहिए इस एरिया के किसानों से, आप हमें ये पैदा करें और फिर हमें ही बेचें। और उसके लिए वो प्री कंडीशंस जो है वो सेट कर सकते हैं कि हम आपसे इतना जो है इस फसल को इस प्राइस पर इन महीनों में खरीदेंगे। तो अभी भी ऐसे होता है, जैसे मुझे वेस्टर्न यूपी के शुगर कैन फार्मर्स का आइडिया है। तो पहले से एक तरह का प्री एग्रीमेंट होता है शुगर फार्म्स के साथ, शुगर फैक्ट्रीज़ के साथ। शुगर फैक्ट्रीज़ जो है वो एक स्टॉक देती हैं हर फार्मर्स को उस रीजन के, कि आप कितना गन्ना हमें सप्लाई कर सकते हैं, और हम आपसे ये इतना गन्ना ज़रूर खरीदेंगे। तो वो फैक्ट्रियाँ तब तक चलती हैं जब तक कि वो उस एग्रीमेंट के दरमियान रहता है। तो ये इस तरह का कुछ है कि सिर्फ शुगर कैन फार्मर्स तक नहीं, लेकिन बाकी सारी क्रॉप्स के लिए भी ये सेम साइड टाइप का एग्रीमेंट हो सकता है कि कोई भी बिजनेस है और उसे कुछ फार्म प्रोड्यूस चाहिए, किसानों का उत्पादन चाहिए, तो वो किसानों के साथ डायरेक्ट एक तरह का एग्रीमेंट साइन कर सकता है। लेकिन ये अभी एक फंडामेंटल डिफरेंस इसमें होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो, अब जैसे शुगर फैक्ट्रीज जो हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं डिसाइड करते हैं उनका एग्रीमेंट सिर्फ ये डिसाइड करता सकता है कि एक पर्टिकुलर फार्मर कितना गन्ना हमें प्रोवाइड कर सकता है इस साल के लिए। लेकिन वो प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। शुगर कैन फैक्ट्रीज प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती हैं। ऑन टॉप ऑफ द गवर्नमेंट डिसाइडेड प्राइसेस दे कैन, कि जितना गवर्नमेंट ने प्राइस दिया उसके ऊपर अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है जनरली। तो वो सारी शुगर फैक्ट्रियाँ लॉबी करती हैं कि वो प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसे नीचे लेकर आया जाए। तो वो सवाल नहीं पैदा होता है कि वो उससे ऊपर जाकर कुछ ऑफर करें, लेकिन कई केसेस में ऐसा हुआ है। एक्सेप्शन है लेकिन हुआ है। तो
इसमें भी ऐसा है कि एक लीगल फ्रेमवर्क डिफ़ाइन करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को इससे हटाना चाहती है शायद, कि हम नहीं इन्वॉल्व होंगे प्राइस डेफिनेशन में, कि प्राइस भी एक तरह से गवर्नमेंट किसानों के और जो बिजनेसेस हैं उनके बीच का मामला है, जो कि किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिस्की हो सकता है। और फिर ये जो है एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, ये जो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है कि अगर किसानों को इन एग्रीमेंट के बाद में प्राइस नहीं मिलता है या कुछ और डिस्प्यूट्स राइज होते हैं सकते हैं, तो उनका रिजोल्यूशन कैसे हो सकता है। तो इसको ब्रॉडली इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि आप इस कोर्ट जा सकते हैं, उस कोर्ट नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में जनरली इन इश्यूज़ को लेकर नहीं जा सकते हो। तो एक फ्रेमवर्क डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, जिसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों हो सकते हैं। इसको देखना होगा, कोई मेरे ख्याल से कोई लॉयर ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, तो मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि जो पहला है एक्ट, वो है कि कैसे फार्म का प्रोड्यूस, किसान का प्रोडक्ट बेचा जा सकता है ट्रेडिशनल मंडी सिस्टम से हटाकर, उसे इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोवाइड की जा सकती है मार्केट की। तो ये किसानों के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। दूसरा कि ये जो है एग्रीमेंट डायरेक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड द बायर्स, ये अच्छी चीज़ हो भी सकती है, लेकिन अगर इसमें मिनिमल सपोर्ट प्राइस को इंक्लूड कर दिया जाए तो। और एक तीसरा इसमें एग्रीकल्चर एक्ट है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट, उसे बोलते हैं इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। इसमें क्या है कि इन्होंने जो दालें हैं या चावल है या गेहूं है, इन सब को इसेंशियल कमोडिटीज़ से निकाल दिया है। इसेंशियल कमोडिटीज़ की का मतलब हुआ कि जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव रहती है, और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन सब चीज़ों को खरीदता है, और उन्हें एक मिनिमल स्टॉक इन सब चीज़ों का रखना होता है। अब क्या बोल रहे हैं वो कि ये सारी जो कमोडिटीज़ हैं, ये कुछ इसेंशियल नहीं है, सब कुछ मार्केट डिसाइड करेगा, जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको पैदा किया जाएगा, लेकिन कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो पूरी तरह से फ्री हैंड देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है कई बार कि ये तो आपके पॉजिटिव भी जा सकती है, नेगेटिव जा सकती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसानों के लिए इसमें लॉस तो हो सकता है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता शायद। लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरा एक नज़रिया है सिर्फ। और इसमें एक और पहलू है इसमें इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 में, कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसे कितना स्टॉक किया जा सकता है। अगर उसका प्राइस जैसे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ लोगों ने उसे स्टॉक किया है बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ पर थोड़ा सा रेगुलेशन आएंगे इससे, कि इतना प्रोड्यूस को रेगुलेट किया जाए कि उसका प्राइस अननेसेसरी मार्केट में ना बढ़ जाए। तो बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, 3 एक्ट हैं। तो मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, और किसी इस सिलसिले में अगर मुझे लगेगा कि 1-2 बार और बात करनी चाहिए, तो मैं इन तीनों एक्ट्स में से किसी एक को चूज़ करके उसके बारे में डिटेल से बात करूँगा, एक अलग वीडियो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।